नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है इसमें पवार वंश के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट कुछ वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर उत्तराखंड का जो इतिहास है पवार वंश, वहाँ पर जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश के बारे में, यानी कुमाऊं पर गढ़वाल पर पवार वंश हम पढ़ चुके हैं और कुमाऊं पर जो चंद वंश था उस चंद वंश के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सीरीज में हम देखेंगे चंद वंश के जो शासक हैं किस प्रकार से उनका प्रशासनिक सुधार रहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपना शासनकाल यहाँ पर चलाया, कितने शासक हुए, कौन कौन से महान शासक हुए, इनके बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुमाऊं के ऊपर, ठीक है, कुमाऊं में रहने वाले या कुमाऊं पर शासन करने वाले चंद वंश के बारे में, चंद वंश के बारे में। अब जो ये चंद वंश है इसमें कई सारे शासक हुए, तो चंद वंश के बारे में एक, अगर हम चंद वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो नाम आता है सोमचंद। सबसे पहले सोमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें चंद वंश का जो स्थापना का जो श्रेय जाता है, संस्थापक जिसने किया है, स्थापना जिसने की है, इसके बारे में कई सारी किंवदंतियां हमारे पास है। जैसे इससे पहले चाहे हमारे पास कत्यूरी शासक आए, चाहे पौरव वंश आए, तो इसी के बाद, क्योंकि कत्यूरी और पौरव वंश जो था इनकी जो जानकारी है वो हमें मिलती है इनके अभिलेखों से मिलती है, इनकी मुद्राओं से हमें यहाँ की जानकारी मिलती है। लेकिन चंद वंश जो शासनकाल है, जब तक हम बात करते हैं अभय चंद के बारे में, तो अभय चंद से पहले के पूर्ववर्ती जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों के बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसी संबंध में तो समस्या ये है हमारे पास चंद वंश में कि चंद वंश का संस्थापक कौन था, हमारे पास सोमचंद था या थोहरचंद था, ये समस्या हमारे पास आती है। तो इसी समस्या में अगर हम कुछ समय के लिए मान के चलें, थोहरचंद को मान के चलें कि थोहरचंद ने क्या की थी, चंद वंश की स्थापना की थी। तो अगर थोहरचंद, भाई वैसे तो थोहरचंद अगर हम बात करें तो 23वें नंबर का शासक हुआ चंद वंश में, तो थोहरचंद को अगर संस्थापक कहें तो इस हिसाब से तो खस राजा कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे यहाँ पर, ना सोमचंद यहाँ पर आने वाला है, ठीक। तो सोमचंद, थोर जो चंद है, तो थोरचंद को तो हम भाई ये मान नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोमचंद को संस्थापक माना जाना चाहिए, किसका, चंद वंश का। तो साथ ही साथ अगर हम सोमचंद को यहाँ पर संस्थापक के तौर पर अगर हम ले तो सोमचंद ने के बारे में अगर हम बात करें तो सोमचंद के बारे में भी अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें कहते हैं। जैसे इन दोनों की बात करें तो सोमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो बीडी पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जो हैं वो सोमचंद को मानते हैं। अगर इसी की तर्ज पर अगर हम देखें तो सोमचंद को संस्थापक मानते हैं। बात करते हैं भाई हम किसके बारे में, थोहरचंद के बारे में बात करें तो थोहरचंद को जैसे हमारे पास हर्षदेव जोशी हैं, ये इनको मानते हैं हमारे पास। साथ ही साथ डब्ल्यू फ्रेजर जो है हमारे पास इतिहासकार, ये मानते हैं कि चंद वंश का संस्थापक कौन था, थोहरचंद था। हालांकि हम यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे का प्रमाणिक लेकर चलते हैं कि चंद वंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद। और अगर हम इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो 720 ईस्वी से 721 ईस्वी तक रहने वाला है चंद वंश पर सोमचंद का शासनकाल, जिसे चंद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ये जो सोमचंद है इसके बारे में भी कि भाई सोमचंद आया कहां से, कहां सा, तो अगर हम बद्रीदत्त पांडे के अनुसार देखें तो सोमचंद्र जो है झूसी नामक एक स्थान है, ये प्रयाग में पड़ता है गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पर इससे आकर यहाँ पर ये आए थे, यहाँ से ये आए और इन्होंने यहाँ पर निवास किया कुमाऊं क्षेत्र पर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोमचंद जो था ये यहाँ कहाँ से आया था सोमचंद, तो सोमचंद जो है यहाँ अनेक बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पर आया था घूमने के लिए, यहाँ पर इस कुमाऊं क्षेत्र में आया था और यहीं पर क्या हुआ था, यहाँ से इसने घूमने के लिए आया और घूमने से आने के बाद इससे क्या कर दी, यहाँ पर अपनी पुत्री की शादी कर दी, ठीक। यहाँ पर सोमचंद को भाई, और सोमचंद को जैसे ही पुत्री की शादी करी तो यहाँ पर क्या दे दिया, राजगुंगा का किला जो है या चंपावत वाला जो एरिया है वो किसे दे दिया, दहेज स्वरूप सोमचंद को दे दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरी किंवदंती क्या है, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं
कि जो ये सोमचंद था कि जब महमूद गजनबी ने भाई अटैक किया था कन्नौज वाले क्षेत्र पर, ठीक, ये कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं, तो ये भागकर कहां पर आ गया था, कुमाऊं वाले क्षेत्र में आ गया था, तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसको प्रिपेयर करते हैं कि सोमचंद यहाँ पर घूमने आया और भाई यहीं पर इसने शादी कर ली, राजमुंगा का किला या जो चंपावत जो एरिया है वो किसको दहेज स्वरूप किसे दे दिया गया, सोमचंद को दे दिया गया। अब जब सोमचंद ने यहाँ पर आया, स्थापना कर दी सोमचंद ने यहाँ पर, तो जैसे ही सोमचंद ने स्थापना की यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना के बाद जैसे ही सोमचंद यहाँ पर स्थापना कर देगा, तो राजमुंगा का जो किला है हमारे पास, तो यहीं पर जो राजमुंगा क्षेत्र यहाँ पर दिया था, तो इसी के लिए इसके 4 जातियां हमारे पास, बोडो, हमारे पास तड़ागी, हमारे पास कार्की और हमारे पास चौधरी। इसकी सुरक्षा के लिए इन 4 जातियों को क्या कर देगा, यहां पर स्थापित कर देगा, 4 लोगों को स्थापित कर दिया जाएगा, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, चाराल कहा जाता है। मुख्यतः जो ये चाराल थे, ये मुख्यतः कौन सी जगह, नेपाल से संबंधित होते थे, और इन्हीं को यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए, इस राजभुंगे की सुरक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया, जिन्हें संयुक्त रूप से चाराल कहा जाता था। साथ ही साथ अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जोशी के साथ सेमल्टी, इन ब्राह्मणों को यहाँ पर रखा और इन ब्राह्मणों के साथ साथ इनकी नियुक्ति कर दी, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, चौथानी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो इनकी नियुक्ति, क्वेश्चन बना हुआ है, बन भी सकता है आगे, कि चौथानी ब्राह्मणों की जो है नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी। जैसे जोशी जो लोग हैं इनको क्या रखा गया, तो दीवान बना के रखा गया। सेमल्टी की अगर हम बात करें तो अपने प्रशासन में इनको राजगुरु का पद दे दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि जो जोशी हैं आगे काफी कुछ समय के बाद भाई इनका प्रमुख पद रहेगा और इनके शासनकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कौन, दीवान। साथ ही साथ यहां पर तो चाराल की नियुक्ति कर दी, राजमुंगे किले का निर्माण कर दिया स्थापत्य के अंतर्गत, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति कर दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहीं पर एक नई व्यवस्था, जिसे कहते हैं हम कौन सा, पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी इस सबसे पहले सोमचंद्र के द्वारा ही की गई। उस समय पर जो चंद्रवंश था वो 5 थोकों में विभाजित था। कौन कौन से थे, तो भाई यहाँ पर 2 और जातियां थी, मेहरा, हमारे पास फर्त्याल, हमारे पास अगर हम बात करें देव, देख और करजात, ठीक। तो ये 5 हमारे पास हुआ करते थे 5 थोकों में, जिसमें से इन्होंने भाई इसी ने इस पूरे एरिया पर टैक्स कलेक्शन के लिए, राजस्व के लिए यहाँ पर गांव के 4 लोगों को, यहाँ पर जो काफी एज उम्र दराज थे उन व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्ति कर दी, जिन्हें क्या कहा जाता था, बूढ़ा और सयाना कहा जाता था। तो इनकी नियुक्ति भी किसने करी, सोमचंद के द्वारा की गई। काम क्या होता था इनका, गांव में जाकर टैक्स या राजस्व क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अब यहां पर जब ये लोग गए, मेहरा इस जगहों पर गए, तो कहा जाता है कि इन जो लोग यहां पर गए तो इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उनके गर्दन उनकी काट दी, और उनकी हत्या करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बूढ़ा चौरा नाम की एक क्या बना दिया, एक तरीके का, जैसे हम कहते हैं मकबरा टाइप का, या एक तरीके का इन्होंने एक मठ टाइप का, ऐसे इन्होंने इनके द्वारा बना दिया गया, जिसे बूढ़ा चौरा के नाम से भी जो अभी जाना जाता है। तो ये बात सोमचंद को अच्छे से भली भांति परिचित हो गई थी कि भाई इन जातियों से लड़ना क्या है, इतना आसान नहीं है। इसलिए इस सोमचंद ने क्या किया कि मेहरा और फर्त्याल इन 2 जातियों को क्या कर दिया, अपने यहां पर सेनापति का दर्जा दे दिया, विशेष दर्जा इसे दे दिया। आगे जाकर हम पढ़ेंगे अगली सीरीजों में कि यहीं से ही भाई हमारे पास कई सारे इसके सेनापति यहां पर आने वाले हैं। साथ ही साथ जब ये सारी चीजें कर देगा तो पंचायती राज, बूढ़ा सयाना। साथ ही साथ जब सोमचंद यहां पर अटैक करता है तो यहां पर जो यहां के पहले ही राजा है, ठीक है, जो पहले से ही यहां पर राज कर रहे हैं, इनमें से भाई यहां पर था हमारे पास कौन सा, रावत राजा। इसके द्वारा यहां पर अटैक किया जाता है, किसके, सोमचंद और रावत राजा के बीच युद्ध होता है, जिसमें सोमचंद की विजयी होती है। और विजयी होने के बाद, ठीक है, कौन था, तो विजय का सबसे बड़ा कारण था इसका यहाँ पर एक सेनापति सोमचंद का, जिसका नाम था कालू तड़ागी। जो ये यहाँ पर इसने रखा था, इन्हीं में से था कौन सा, कालू तड़ागी, जिसने यहाँ पर क्या किया था, सबसे ज्यादा यहाँ पर भूमिका निभाई थी इस युद्ध को जीतने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई, तो युद्ध भी हो गया। साथ ही साथ सोमचंद ने के समय पर
सोमचंद भी एक स्वतंत्र शासक नहीं था। सोमचंद क्या था हमारे पास? सोमचंद हमारे पास होने वाला है एक मांडलिक शासक। मांडलिक शासक उसे कहते हैं जो किसी राजा के अंतर्गत रहता है, यानी स्वतंत्र नहीं है। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी है और अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ उनको समय समय पर टैक्स दिया जाता है सोमचंद के द्वारा। इसे कहते हैं मांडलिक शासक। तो सोमचंद भी एक मांडलिक शासक था। तो किसका था भाई? उस समय मल्ल वंश वहां पर चल रहा था और मल्ल वंश में यहां पर एक शासक है, कौन सा? जयमल। ठीक, तो ये जयमल देव जो है ये यहाँ का मांडलिक शासक उस समय पर हुआ करता था। ठीक है, तो इनको ये क्या जो टैक्स है, जो राजस्व है, वो किसको दिया जाता था? इन मांडलिक राजाओं को, या उस राजा को दिया जाता था किसकी तरफ से? सोमचंद की तरफ से। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी सोमचंद के समय पे ही कुमाऊं की अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है एक ऐपण कला। तो ऐपण कला की शुरुआत भी किसके समय में? सोमचंद के समय में ही हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आप कि इसी ऐपण कला को 2021 में क्या दिया गया है? जीआई टैग से। ठीक है, जियोग्राफिकल जो टैग होते हैं हमारे, उसको दिया गया है 2021 में। किसे? कुमाऊं की इस ऐपण कला को, जिसकी शुरुआत हुई थी कब? सोमचंद के शासनकाल में। साथ ही साथ सोमचंद ने भाई और क्या किया? तो गाय जो है इनका क्या होता था? राज्य जो चिन्ह है वो गाय को बना दिया गया। सोमचंद के बाद अगर हम बात करें तो ये सारा शासनकाल रहा किसके शासनकाल में? ये सारी की सारी घटनाएं सोमचंद के शासनकाल में होने वाली हैं। इसी सोमचंद के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगला शासक आने वाला है हमारे पास, कौन सा? आत्मचंद। आत्मचंद के बाद आएगा हमारे पास कौन सा? पूर्णचंद या पूर्णचंद। ठीक, तो इन दोनों शासकों के शासनकाल में ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। बस ये थे कि दोनों राजा शिकारी थे और ये पूर्णचंद अंतिम समय में भाई कहां पर चले गए थे? जो पूर्णागिरि का जो मंदिर है यहां पर चले गए और यहीं पर ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। थोड़ा शिकारी प्रवृत्ति के शासक थे। इसी के बाद अगला जो शासक आता है हमारे पास, वो है अगला शासक हमारे पास कौन सा? इंद्रचंद। अगला शासक आएगा हमारे पास कौन सा? इंद्रचंद। अब जो ये इंद्रचंद है क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंद्रचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इंद्रचंद के समय में सबसे पहले चंपावत में लगेगा बेटा रेशम का कारखाना। रेशम का कारखाना लगेगा सबसे पहले इस इंद्रचंद के शासनकाल में चंपावत या कुमाऊं में। ये जो रेशम का अगर हम बात करें रेशम की, तो सबसे पहले जो जैसे रेशम की उत्पत्ति की बात करें तो चीन और तिब्बत के से समझ में आती है। लेकिन ये जो रेशम का कीड़ा है ये लेकर आया था कहां से भाई? नेपाल से। यहां पर नेपाल का राजा था उस समय सोंगजोंग। यहां से उनकी महारानी से ये लेकर, नेपाल से लेकर यहां पर आया कुमाऊं में। रेशम का इसने यहां पर क्या किया? एक कारखाना लगाया। अब समस्या ये हुई कि रेशम का जो कारखाना है, तो रेशम कारखाना तो लगा दिया लेकिन रेशम उत्पन्न नहीं हुआ, इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके लिए जब जांच पड़ताल की गई, थोड़ा सा पता लगा, ठीक है, अलग अलग किंवदंतियां हैं, तो भाई कहा जाता है कि इसके सामने जितना ज्यादा झूठ बोला जाए उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? बोला जाए उतना ज्यादा रेशम उत्पादन होगा। इसी की तर्ज पर यहाँ पर भाई झूठ बोले जाने की प्रथा ली गई और भाई जो वो लोग थे उन्हें कहा जाता था पटवे। ठीक, निकालने वाले जो रेशम को निकालते थे। ठीक, जो लोग झूठ बोलते थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता था पटोर। और इस पूरी प्रथा को, झूठ बोलना, झूठ फैलाना, उसे निकालना रेशम को, पूरी प्रथा को कहा जाता था पटरंगवाली। क्या था? पटरंग वाली प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है? तो इंद्रचंद से संबंधित है। इसीलिए इंद्रचंद की अगर हम बात करें तो इंद्रचंद को क्या कहा जाता है? झूठा शासक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी चंद में चंदों का झूठा शासक, इसे इंद्रचंद को झूठा शासक भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? घमंडी शासक। यानी चंद्रवंश में अगर हम बात करें तो घमंडी शासक किसे? इंद्रचंद को भी घमंडी शासक कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगला शासक कौन सा आने वाला है हमारे पास? इंद्रचंद के बाद अगला शासक हमारे पास आएगा वीणाचंद। अब जो ये वीणाचंद है, वीणाचंद अगला शासक है हमारे पास वीणाचंद। वीणाचंद जो है ये चंद वंश में क्या होगा हमारे पास? भोग विलासी शासक। कौन सा? भोग विलासी शासक होगा हमारे पास वीणाचंद। इसका भाई प्रशासन में कोई मोह माया नहीं है, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, बस अपना भाई भोग विलासिताओं में ही रहता है। ठीक है, बस
प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, राजा से कोई मतलब नहीं है, अपना मस्त है, अपना खाना पीना अपना मस्त है। तो यही मौका ढूंढ रहे थे बेटा उस समय, कौन सा? खस लोग। जो खस थे वो इसी मौके की तलाश में थे, और उसी समय, इसी वीणाचंद के समय खसों ने, उस समय था बीजड़ सिंह, खसों का जो सेनापति था वो था बीजड़ सिंह, इसके द्वारा यहां पर भाई अटैक कर दिया गया और वीणाचंद भाई यहां पर हार गया। और इसी समय पर लगभग 200 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा हमारे पास। किसका? हमारे पास लगभग खसों का शासनकाल रहेगा। चंदों का थोड़ी सी क्या आ जाएगी, ये नीचे की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे वीणाचंद के शासनकाल में। तो यहां पर हमारे पास ये बीजड़ सिंह लगातार यहां पर करेगा, और भाई ये पूरा का पूरा चंदवंश जो है एक तरीके से बिखर जाएगा, सारे सेनापति भाग जाएंगे, सामंत सारे भाग जाएंगे, वीणाचंद भी भाग जाएगा, और लगभग उस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाएगा? हमारे पास खसों का यहां पर अधिकार होगा। एक प्रश्न बना हुआ है कि किस चंद शासक के समय में खसों का अधिकार हो गया था, तो वो था हमारे पास कौन सा? वीणाचंद। अगर आप दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।